विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेसन नंबर 12 जिसका नाम है रानी और जिसके लेखक है महादेवी वर्मा, जिनका जन्म सन 1907 और निधन 1583 में हुआ था। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य में उनका नाम बहुत ही आगे बढ़ता है। उनका जन्म फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश के अंदर उनका जन्म हुआ था। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हुए हैं। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं। कितने स्तंभ हैं? 4। उसके अंदर प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला का नाम लिया जाता है। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा, तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवियत्री के रूप में पहचानी गई है। यहाँ पर छायावादी युग के 4 स्तंभ के बारे में बात की गई है। तो कौन है 4 स्तंभ? तो प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। उसके बाद यहाँ पर जो रानी, जो शीर्षक दिया गया है यह लेसन का, तो यह रानी के अंदर क्या बात है? तो रानी एक घोड़ी का नाम है। इसके 2 साथी हैं, निक्की और रोजी के साथ यहाँ पर जो सारी बातें की गई है, किस तरह से यहाँ पर रानी के जीवन के बारे में बात की गई है, तो कि जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित यहाँ पर किया गया है। ऐसा लगता है यह नेवला और कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। यहाँ पर महादेवी जी ने अपने बचपन के बारे में बात की गई है कि किस तरह से उनके बचपन के अंदर, उनके जीवन के अंदर ये रानी नामक घोड़ी आती है, कैसे और क्या होता है। तो कि एक बार उनके पिताजी रियासत होने के कारण वहाँ के रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार के घोड़ों की सवारियों का अधिक महत्व होता रहता था। तो वहाँ पर अधिकतर क्या होता था कि अंग्रेजों के बच्चे घोड़सवारी करने निकलते थे। तो यहाँ पर जो महादेवी और उनके घर के अंदर भी बहुत सारे बच्चे यानी कि भाई बहन थे उनके, तो उन्होंने भी जिद की कि हमें भी घोड़सवारी करनी है। तो घर के अंदर एक घोड़ी आती है, तो वो घोड़ी के किस तरह से इन दोनों के बीच में कैसी आत्मीयता बन जाती है, किस तरह से वो घोड़ी आने से वो लोग कैसे बात करते हैं, उसके साथ पूरा दिन खेलते रहते हैं। उसकी घोड़ी के लिए एक अलग से बरामदा खाली किया जाता है और किस तरह से वो उसकी देखभाल के लिए एक साइज यानी कि छुट्टन नामक एक साइज रखा जाता है। वो घोड़ी की किस तरह से वो देखभाल करता है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। और घोड़ी भी, उसका नाम क्या था? रानी, ताज रानी नाम था। वह घोड़ी का नाम क्या था? ताज रानी। कि वह किस तरह से, उसका देखाव कैसा था, उसका चॉकलेटी रंग था, उसका आयाल किस तरह से वो दिखती थी, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। एक बार महादेवी जी वर्मा और उनके छोटे भाई को उनके ननिहाल पक्ष से उनकी नानी के पास से सोने के 2 कड़े दिए जाते हैं। सोने के कड़े लेकर वह रानी, कुछ भी घर के अंदर कुछ भी नई चीज आती तो वो सीधे रानी को दिखाने के लिए जाते थे। रानी को दिखाने के लिए ले गए तो बच्चों ने क्या किया, रानी के 2 कानों पर सोने के कड़े पहना दिए और लेना भूल गए। शाम होते हुए सोने के कड़ों की खोजबीन शुरू हो गई। कहाँ गए सोने के कड़े, किसी को कुछ पता नहीं था। पर रानी ने अपने मुंह से इशारा किया जमीन की ओर के देखो। बाबूजी ने देखा कि रानी कुछ इशारा कर रही है। वहां पर खुदवाया गया तो सोने के कड़े वहां से मिल गए। पता नहीं किसने क्या किया था, कौन ले गया, पर सोने के कड़े मिल गए। उसके बाद रानी घर के अंदर छा गई थी कि किस तरह से वफादारी उसने भी दिखाई। उसके बाद क्या होता है, तो कि एक दिन रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो बच्चे पूछने लगे कि ये बच्चा कहाँ से आया। तो ऐसे ही सबने बता दिया कि ये तो रानी के पेट के अंदर से आया। तो बच्चों ने फिर से पूछा, ये क्या और भी बच्चे हैं क्या रानी के पेट के अंदर के? हाँ, ऐसे बोल दिया। तो बच्चों ने क्या सोचा कि चलो कि ये बच्चा तो के अंदर सारा दिन बैठे कर घास चारा खाता रहता है, कुछ काम तो करता नहीं और बेचारे रानी को सारा कुछ काम करना पड़ता है। तो चलो इससे अच्छा है कि पेट चीरकर, रानी का पेट चीरकर इसे बाहर निकाल देते हैं
और रानी को स्वस्थ कर देते हैं कि अच्छा ठीक है कि पेट कौन चिरेगा। ये सारी बातें होती है कि पेट चिरने के बाद फिर उसे सुएगा कौन, कि चलो सुइया लेकर फिर हम कर देंगे। ये सहज बातें हैं सारी कि किस तरह से बचपन के अंदर उन्होंने ये सारी बातें की थी। महादेवी वर्मा ने ये उनकी बातें यहाँ पर की गई है कि उन्होंने घोड़सवारी भी की थी रानी की नंगी पीठ के ऊपर, कि किस तरह से रानी ने उनके दुल की चाल दिखाई और नीचे गिरा दिया था। ये सारी बातें यहाँ पर विस्तार से अब हम आगे देखेंगे। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफेद गधों यानी कि जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधों पर भी चढ़ाकर देश निकाला जाता था, यानी कि जो अपराध करता है उसे ही गधों पर बिठाकर, जो अपराधी होता है उसे गधे पर बिठाया जाता है। ऐसा बच्चों को रामा ने कहा था, जो घर के अंदर रहता था रामा। इन्हें गधों पर बैठाकर प्रसन्नता से घुमाते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहां यह वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। बच्चों को क्या चाहिए था? घोड़ा। पर बच्चों ने क्या किया? बाबूजी को स्मृति पत्र लिखकर उसके अंदर लिखा कि हमारे पास एक घोड़ा न होना हमारे लिए एक अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें क्यों नहीं है? बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेल मठोल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफेद टट्टू तो क्या होता है? गधा होता है। गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वर्चस्व स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि हमारे घर के अंदर क्या आ गया? एक घोड़ा जिसका चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांध दिया गया। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया ही नहीं था, अतः बाहर से टट्टू को निकालने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा भी लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि के उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नामक साइज रखा गया। यह याद रखना, शब्द समूह के अंदर पूछा जाता है कि घोड़े की सारवार यानी कि खान पीन के लिए जो रखा जाने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? साइज। अब तो हम सब उसे छोटे टट्टू से प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। बच्चे उससे क्या होते थे? जलते थे। क्यों? कि हमारे लिए तो कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये कोई अलग है क्या? इसके लिए तो एक अलग सा कमरा भी, इसकी देखभाल के लिए एक अलग सा नौकर भी रखा गया। यह परिवर्तन देखकर उन बच्चों के अंदर कुछ अलग यानी कि जलने लगे। रामा को तो नौकर कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान पे खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उसे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। बच्चों ने क्या किया? थोड़े दिन 4-5 दिन तो रानी के साथ न बोलते, न उसके साथ पास भी जाते, उससे रुष्ट घूमते रहते थे। पर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? परंतु अंत में हमने उससे मित्रता प्राप्त कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे सब ताज रानी कहकर पुकारते थे। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदय हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहां से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष
करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। बच्चों को जब उसकी वास्तविकता के बारे में पता चला कि किस तरह से उसका भूतकाल कैसा रह चुका था रानी का, यह सब रामा ने बताया। उसके बाद उन्होंने सारी बातें जो वो थी वो भुलाकर उसके प्रति दया भाव करने लगे। और किस तरह से रानी के बारे में अब हम आगे देखेंगे कि रानी के किस तरह से उसका स्वभाव था, कि उसकी आंखें कैसी थी, उसका किस तरह से रानी दिखती थी, ये सारी बातें हम अब आगे देखेंगे। थैंक यू।